अरे वाह यार धीरज, सच में तू बहुत ही रंगीन मिजाज आदमी है। तेरे साथ गप्पे लड़ाने में पता ही नहीं चला कि हम कब गांव से इतनी दूर निकल आए। वैसे अरे ये देख धीरज, बातों बातों में हम इस पुराने तालाब के पास कैसे पहुंच गए? अरे अरे बाप रे नीरज, ये तूने क्या कर दिया भाई? तू ये कहाँ ले आया मुझे? देख नीरज, मैं यहाँ एक पल भी नहीं रुकने वाला। गांव के बुजुर्ग कहते हैं कि इस तालाब की लहरों में उन लोगों की सिसकियां गूंजती हैं जो यहाँ आकर ख्वाब हो गए। भाई ये मौत का इलाका है, मेरी बात मान, अभी पैर पीछे खींच ले वरना हम दोनों का सूरज आज ही ढल जाएगा। अरे बस भी कर धीरज, तू तो शहर जाकर भी पूरी तरह गंवाई ही रहा। ये डरावनी कहानियां सिर्फ उन लोगों के लिए होती हैं जो कमजोर दिल के होते हैं। अरे भाई ये प्रकृति है, देख पानी कितना शांत है, जैसे कोई आईना रखा हो। तुझे क्या लगता है इस शांत पानी के अंदर कोई दानव बैठा है जो तुझे कच्चा चबा जाएगा? कितना भोला है तू। हंस ले नीरज, तू हंस ले। जब मुसीबत गले पड़ती है ना, तब ये हंसी आंसुओं में बदल जाती है। मेरी दादी कहती थी कि इस तालाब के नीचे एक दूसरी दुनिया बसी है जो इंसानों को लालच देकर बुलाती है। तू तो एक नंबर का जिद्दी है, पर याद रख, जान है तो जहान है। मैं इस अपशकुन वाली जगह पर खड़ा होकर अपनी मौत का इंतजार नहीं करूंगा। मैं जा रहा हूं, तुझे मरना है तो मर। अरे अरे धीरज रुक तो, देख तो सही, ये भाग गया, डरपोक कहीं का। जा भाई जा, तो घर जाकर अपनी दादी की गोद में छुप जा और कहानियां सुन। अब मैं यहाँ तक आ ही गया हूं तो इस रहस्यमयी तालाब का दीदार किए बिना तो नहीं जाऊंगा। देखूं तो सही इस पानी में ऐसा क्या तिलिस्म है जिसे देखकर धीरज की घिघी बन गई। नीरज मुस्कुराते हुए तालाब के तट की ओर बढ़ता है। जैसे ही वो पानी के करीब पहुंचता है, शांत लहरों के बीच से एक विशाल टोकरी धीरे धीरे ऊपर आने लगती है। ओ तेरी, ये क्या चीज है? इतनी बड़ी टोकरी और ये चमक, ये तो बिल्कुल किसी प्राचीन खजाने जैसी लग रही है। गांव वाले बेवकूफ है जो ऐसी चीज से डरते हैं। आज तो मैं इसे घर ले जाकर सबको दिखाऊंगा। देखते ही देखते वो टोकरी नीरज को अपनी ओर खींचने लगी। अरे अरे ये क्या हो रहा है? मेरा शरीर, मैं हवा में कैसे हूँ? बचाओ, कोई मुझे बचाओ, ये टोकरी मुझे अपने अंदर में खींच रही है। धीरज भाई कहाँ है तू? मुझे बचा ले, मेरी मदद करो, मैं इसके अंदर खींचा जा रहा हूँ, बचाओ। नीरज एक तेज गूंज के साथ टोकरी के अंदर समा जाता है। टोकरी फिर से छोटी होती है और एक पल में पानी के अंदर गायब हो जाती है। तालाब फिर से वैसा ही शांत हो जाता है जैसे कुछ हुआ ही ना हो। हाय मेरी फूटी किस्मत, ये गांव का कुआं भी आज ही सूखना था क्या? ऊपर से ये कड़ी धूप और अब ये शाम का अंधेरा। ममता, तू देख रही है ना, बड़ी बावड़ी का रास्ता भी कांटों से भर गया है। अब अगर हम उस दूर वाले मुख्य तालाब पर जाएंगी तो घर लौटते लौटते आधी रात हो जाएगी। बच्चे घर में अकेले भूखे प्यासे बैठे होंगे। रेखा बहन, मेरी एक बात मानोगी? क्यों ना हम अपनी मुश्किल थोड़ी आसान कर लें। देख, पास में ही वो पुराना तालाब है ना, हम बस किनारे किनारे से 2 घड़े पानी भर लेंगे। किसी को कानों कान खबर नहीं होगी। बस 5 मिनट का काम है, फिर हम जल्दी से घर पहुंच जाएंगी। इतनी दूर जाकर जान सुखाने से तो अच्छा ही है। हरिओम ममता, क्या तेरा दिमाग ठिकाने नहीं है? तू उस कालमुहे तालाब की बात कर रही है? तुझे याद नहीं पिछले साल उस चरवाहे का क्या हुआ था? उसका एक बाल भी वापस नहीं मिला। सब कहते हैं वो तालाब शापित है, वहां रूहों का बसेरा है। मैं प्यासी मर जाऊंगी पर उस तालाब की परछाई भी नहीं छूंगी। चलो चुपचाप दूर वाले रास्ते से चलो। पर रेखा बहन, तू देख तो सही, आसमान में कैसे काले बादल छा रहे हैं और जंगल से कैसी डरावनी आवाजें आ रही हैं। हमें अपनी और अपने घरों की फिक्र करनी चाहिए। अगर रात के अंधेरे में कोई जंगली जानवर मिल गया तो क्या हम बच पाएंगी? बस एक बार भगवान का नाम लेकर किनारे से पानी भर लेते हैं, कुछ नहीं होगा। मैं हूं ना तेरे साथ, चल हिम्मत कर।
ममता की बातों में आकर रेखा हिचकिचाते हुए उसके पीछे उस श्रापित तालाब की ओर चल पड़ती है। जैसे ही वे दोनों किनारे पर पहुंचती हैं, एक छोटी सी टोकरी सतह पर तैरती हुई आती है। वो देखने में बहुत ही आकर्षक और जादुई लगती है। अरे ये देखो ममता, ये छोटी सी टोकरी कितनी सुंदर है। इसकी बुनावट देख, जैसे किसी कलाकार ने अपनी जान फूंक दी हो। और इसमें से कैसी मिट्टी की सूंधी सूंधी खुशबू आ रही है। मन कर रहा है बस इसे देखती रहूं। हाँ बहन, ये तो बहुत अद्भुत है। पर ये देख रेखा, भाग, ये टोकरी तो अपने आप आकार बदल रही है। रेखा, ये हमें खा जाएगी, भागो यहाँ से। दोनों भागने की कोशिश करती हैं। नहीं नहीं, छोड़ दो हमें इस काली दुनिया में नहीं जाना। कोई है, बचाओ बचाओ, हमें अपने बच्चों के पास जाना है। बचाओ बचाओ बचाओ। एक तेज चमक के साथ दोनों औरतें टोकरी में विलीन हो जाती हैं और शांति छा जाती है। नीरज, रेखा और ममता एक ही दोपहर में 3 जिंदगियां उस श्रापित तालाब की भेंट चढ़ चुकी थीं। पूरे चंदनपुर गांव में कोहराम मचा था। कोटवार लाला जब बदहवास होकर ठाकुर बलदेव की हवेली पहुंचा तो ठाकुर के दिल की धड़कनें तेज हो गईं। मुखिया जी, गजब हो गया मुखिया जी, अनर्थ हो गया। गांव पर कोई बहुत बड़ी विपदा आ पड़ी है। वो काला तालाब फिर से जिंदा हो गया है। आज एक ही दिन में 3 और लोग गायब हो गए। गांव वाले चीख चीख कर कह रहे हैं कि उन्होंने पानी के बीचों बीच वही श्रापित जादुई टोकरी देखी है। सरकार, गांव खाली हो जाएगा, कुछ कीजिए। खामोश लाला, अपनी इस डरी हुई जुबान को लगाम दे। कितनी बार तुझे हिदायत दी है कि इस हवेली की चौखट के अंदर उस तालाब का मनहूस नाम मत लिया कर। ये सब महज अफवाहें हैं। गर्मी के दिन हैं, लोग रास्ता भटक गए होंगे या कहीं और चले गए होंगे। इसमें टोकरी और जादू कहां से आया? तू तो सरकारी आदमी है, तुझे ये अंधविश्वास शोभा नहीं देता। नहीं सरकार, ये अफवाह नहीं है। धीरज ने अपनी आंखों के सामने नीरज को उस विशाल टोकरी में समाते देखा है। वो लड़का सदमे में है, उसके मुंह से आवाज नहीं निकल रही। रेखा और ममता के घड़े तालाब के किनारे लावारिस पड़े मिले हैं। पूरे गांव में अब एक ही चर्चा है मुखिया जी। लोग कह रहे हैं कि ये आपके उन पुराने पापों का नतीजा है जो आपने 20 साल पहले किए थे। कुदरत अब आपसे हिसाब मांग रही है। बस बहुत हुआ। अगर दोबारा तूने मेरे चरित्र पर कीचड़ उछालने की कोशिश की तो इसी वक्त तेरी नौकरी और तेरी खैरियत दोनों छीन लूंगा। जा और गांव वालों से कह दे कि ये मुखिया का हुक्म है, कोई भी रात के वक्त घर की डेहरी से बाहर कदम ना रखे। और पुलिस को खबर कर दे कि लापता लोगों की तलाश करे। पर खबरदार, उस टोकरी वाली बात का जिक्र किसी कागज पर नहीं होना चाहिए। जा यहां से, वरना मेरा गुस्सा तू झेल नहीं पाएगा। कोटवार लाला डर के मारे वहां से भाग जाता है। ठाकुर बलदेव जैसे ही अकेला होता है, उसका सारा रौब गायब हो जाता है और उसके हाथ कांपने लगते हैं। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। 20 साल बीत गए। मैंने तो सोचा था कि वो राज हमेशा के लिए उस गहरे पानी में दफन हो चुका है। उस तांत्रिक ने तो कसम खाई थी कि वो रूहें कभी वापस नहीं लौटेंगी। तो फिर ये टोकरी आज क्यों निकली? क्या शिवराम की रूह मुझे चैन से मरने नहीं देगी? मुझे अभी के अभी उस तांत्रिक की गुफा में जाना होगा, इससे पहले कि मेरा सारा साम्राज्य मिट्टी में मिल जाए। रात के साए में ठाकुर बलदेव अपनी हवेली के वैभव को छोड़कर उसी तांत्रिक की शरण में पहुंचा जिसने बरसों पहले उसे छल और कपट से सरपंच की कुर्सी दिलाई थी। आओ मुखिया बलदेव, आज मुखिया की पगड़ी सिर पर बोझ लगने लगी क्या? मैं जानता था कि जिस दिन तालाब का पानी लाल होगा तुम अपनी जान बचाने यहां जरूर आओगे। सुना है टोकरी ने अपना मुंह खोल दिया है और गांव वालों को निगलना शुरू कर दिया है।
तांत्रिक, मुझे मजाक नहीं, रास्ता चाहिए, मुझे बचा लीजिए। वो जादुई टोकरी गांव वालों को एक एक कर खत्म कर रही है। अगर ये राज खुल गया कि उस टोकरी में वही लोग कैद हैं जिन्हें मैंने मरवाया था, तो गांव वाले मुझे जिंदा जला देंगे। आखिर वो शक्ति दोबारा कैसे जागी? आपने तो कहा था कि वो कभी वापस नहीं आएगी। जब तक पाप का घड़ा भरता नहीं, तब तक सजा का वक्त नहीं आता बलदेव। लेकिन अब घड़ा लबालब भर चुका है। असली मुखिया शिवराम की आत्मा अब बेकाबू हो गई है। तुमने उसे और उसके वफादारों को इसी तालाब में जिंदा डुबोया था। आज वही डूबे हुए लोग तुम्हें अपने पास बुला रहे हैं। ये टोकरी नहीं है, ये तुम्हारी मौत का बुलावा है। तांत्रिक मेरे मित्र, मुझसे जो भी पाप हुए मैं उनका प्रायश्चित करने को तैयार हूं। मुझे अपनी जान की फिक्र नहीं है। मुझे तो बस अपने इकलौते बेटे आकाश की चिंता खाई जा रही है। वो मेरा सब कुछ है बाबा, मेरे खानदान का इकलौता वारिस। उसे कुछ नहीं होना चाहिए। बचने का अब कोई रास्ता नहीं बचा है बलदेव। बस एक आखिरी हिदायत दे रहा हूं। अपने बेटे आकाश को उस तालाब की हवा से भी दूर रखना। उसकी आंखों पर पहरा बिठा दो। अगर वो उस जादुई टोकरी की रोशनी के संपर्क में आया तो उसका वजूद ऐसे मिट जाएगा जैसे पानी पर खिंची लकीर। याद रखना, टोकरी को अब सिर्फ तुम्हारा खून चाहिए।